अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। तो एक तरफ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के आपस में जो ताल्लुकात हैं, दुनिया ये देखती है कि वो ख़राब हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि सपोर्ट भी की जा रही है ईरान को और बाज़ पाबंदियों से इस्ना भी दिया जा रहा है। फिर इससे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इससे शायद पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, ग्वादर पोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए इस तरह से फेवर दी जा रही है इंडिया को। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि चाबहार का कोई ग्वादर की बंदरगाह पर किसी किस्म का असर पड़ेगा। जी। और चाबहार की बुनियादी तौर पर एक्सेस जो है खुश्की के रास्ते वो सेंट्रल एशिया के 1 या 2 ममालिक के साथ है, बाकी और कहीं वसाई नहीं है। हाँ, अलबत्ता ईरान का तेल चाबहार के जरिए से जरूर बाहर जा सकता है समुद्री रास्तों से। तो ये एक गलत तासर है बाज़ जहनों में कि इसका असर ग्वादर पर पड़ेगा। ग्वादर की बंदरगाह जो है उसकी एक खास अपनी अहमियत है, उसकी लोकेशन और किसी बंदरगाह की नहीं है इस पूरे खत्ते में। और ग्वादर का जो स्कोप है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उसकी सर ये तो ओवरलैंड के हवाले से पूरा मगरबी चाइना तक उसकी रसाई होगी और फिर पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक है। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। झगड़ा तो ये नहीं है कि मेरी बात सुन लीजिए, झगड़ा ये नहीं है कि चाबहार और ग्वादर कम्पीट करेंगे या क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल आपने ये कहा कि अमेरिका ने चाबहार को मुस्तस्ना कर दिया है जो ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई है, यही बात कही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अमेरिका की पहले तो ये है कि सैंक्शंस की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी डबल स्टैंडर्ड्स पर मबनी है। और अभी 2 साल पहले ईरान के साथ सारे मामला खत्म हो गए थे। 2 साल बाद उनको कुछ और ख्याल आया तो एक नया सीन पैदा कर दिया। तो ये इस किस्म के जो फैसलों की तब्दीली है वो उनके अपनी नजर में अपने मफादात के हवाले से है, अमेरिका के मफादात। और अपने मफादात के हवाले से उन्होंने ये सारा ईरान पर सैंक्शन दोबारा लगा दी हैं और दूसरे मुल्कों को मना कर दिया गया है कि ईरान के साथ कोई लेन देन न रखे। चाबहार को जो इस्तिस्ना दिया गया है बुनियादी तौर पर, वो उसमें उस जगह से अमेरिका की अपनी इत्तेहादी जिसमें इंडिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, तो जो मगरब के लोग हैं तो वो मुत्तफिक होते हैं। और अमेरिका की कोई ताकत नहीं कि वो इंडिया को कह सके कि तुम ईरान के साथ ईरान से तेल मत खरीदो। अपने वो मगरबी इत्तेहादी हैं उनको कह के, क्योंकि उनका गुजारा ईरान के तेल के बगैर नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आज तक अमेरिका ने कभी ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई होती है तो फिर इस खित्ते से पूरी उस दुनिया के उन ममालिक को तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी जो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ तो सारा इंडिया के साथ, चूंकि अमेरिका ने इंडिया को एक खास इत्तेहादी का वो दे दिया हुआ है रुतबा, और वो इस वजह से दिया है, इस वजह से नहीं कि इंडिया के साथ उनको प्यार है, वो इस वजह से दिया है कि इंडिया की मदद के साथ वो चाइना को तकलीफ देना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है, काउंटर फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो इंडिया चाइना का अमेरिका का इत्तेहादी है, उस हवाले से इंडिया को हर सहूलत ईरान से हो या किसी जगह से भी हो, वो अमेरिका चाहेगा कि उसमें कोई डिसरप्शन ना पैदा हो। इस वजह से ये सिलसिला तो कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं है और ना परेशानी वाली, क्योंकि हमारे लिए तो परेशानी की तरफ अवस्था इतनी है कि अगर ईरान के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो ज़ाहिर है हमें परेशानी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर सऊदी अरब पर कोई परेशानी है तो हमें परेशानी होगी। तो हम अपने बराबर मुल्कों के साथ किसी किस्म की ज्यादती अगर हो तो उससे हमें यकीन सदमा भी होता है, सोच भी होता है, और हम हर लिहाज से अपनी जो वसाइल के अंदर यही मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सर इससे तो फिर सर ये नतीजा निकलता है, इससे तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर अमेरिका डबल स्टैंडर्ड कर रहा है
और पाबंदियां जो है महज दिखलावा है, और फिर वो अमेरिका ये बात भी समझता है कि अगर वो पाबंदियां मजीद लगा देगा, जैसे कि अभी ट्रंप ने हालिया कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि अगर हम अमेरिका पर एक ही बार सारी पाबंदियां लगा देंगे तो फिर आलमी मार्केट में तेल कहाँ से खरीदा जाएगा और महंगा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो फिर कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका जो है किसी ना किसी तरह से ईरान की जो गवर्नमेंट है ईरान को सपोर्ट भी करता है कि वो अपना तेल को बेचे, अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करे। और फिर कुछ लोग ये भी ये बात करते हैं कि फिर जिस तरह से ईरान का इन्फ्लुएंस है शाम के अंदर है, यमन के अंदर है, तो फिर इसमें बराह रास्त किसी न किसी तरह से अमेरिका भी शामिल है। देखिए, अमेरिका का जो मुफाद है वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं है। अमेरिका के मुफादात जो हैं वो वर्ल्ड वाइड आलमी मुफादात हैं, और उसको कहीं ऊंच दिखानी पड़ती है, कहीं नीच दिखानी पड़ती है, और अपने मुफादात में बैलेंस रखने के लिए वो अपनी पॉलिसियों में कंट्राडिक्शन भी पैदा करता है। ये एक आम सी बात होती है, कोई ये नहीं होता फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है वो पत्थर पे लकीर बन जाती है, वो कोई लिखी हुई चीज नहीं होती है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता, कोई किसी मतलब जिस तरह आयन का मसवदा होता है या रिटन कानून होता है, इसको फॉरेन पॉलिसी होती है, हर वक्त बदली जा सकती है अपने मुफादात के हवाले से। मैं तो पाकिस्तान के हवाले से ये बात किया करता हूँ। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जो हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, उनके ज़हनों में ये तासर है कि जिस तरह हर दूसरी पॉलिसी होती है, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, स्टेट बैंक की पॉलिसी, इसी तरह गालबन फॉरेन पॉलिसी के ये फॉरेन पॉलिसी जो होती है किसी मुल्क की भी उस तरह कोई मुसवदा, कोई मैन्युस्क्रिप्ट की सूरत में नहीं होती। वो एक बुनियादी तौर पर सम टोटल होता है, मजमुआ होता है उस मुल्क के अपने कौमी मुफादात का, या जो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत हो उनके आलमी मुफादात जो हैं उनका ग्लोबल आउटरीच रिलेटेड। तो उस हवाले से अमेरिका अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करता रहता है। इस तरफ से उधर से ये भी देखना होता है कि ओपेक ममालिक से तेल की सप्लाई रहे, कीमत का लेवल ठीक रहे। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो उसको कुछ तक न पहुंचने पाए। वो सिर्फ तेल वाला किस्सा नहीं, वो ये भी सूट करता है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक में हुकूमतें किस किस्म की हैं, हमारे साथ वो अच्छा रवैया उनका है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको उतारना होगा, तो फिर वो रिजीम चेंज के हवाले से चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तब्दीली का अमल जो है, ये बड़ी ताकत जब कोई हो जाती है दुनिया में जिस तरह अमेरिका है, तो ये एक बड़ा फितरती सा अमल है, क्योंकि उसके लिए तब्दीली नागुज़ीर होती है। हाँ, बदलते हालात के साथ अब ये है कि जो पहले तो यूनिपोलैरिटी थी ना, अब रूस और चीन ने भी इस खित्ते में मशरिक़ वस्ता में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका ने इतनी कोशिश की कि सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, लेकिन यहाँ पर रूस और चीन ने मिलकर ऐसी रुकावट डाली कि वो नहीं कर सका। ये वो चीज है कि वहां पे क्योंकि ईरान की भी वहां मौजूदगी है सीरिया में, तो वो छोटे छोटे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं, मगर असल जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका को ब्रेक लगा है वो बड़ी ताकतों की रवैये की वजह से चला है। तो ये चीज चलती रहेगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ताकतों का ग्रेट गेम है, जिसमें सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही उसका उखाड़ा नहीं है, उसमें सेंट्रल एशिया भी उसका उखाड़ा है, अफगानिस्तान भी उसका उखाड़ा है, और फार ईस्ट में भी साउथ चाइना सी के इलाके वो उखाड़ा है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि सर्द जंग खत्म हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन जो कोल्ड वॉरियर्स हैं, जो सर्द जंग लड़ने वाले हैं, वो अभी भी ड्राइवर की स्पेशलिस्ट पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो फैसले अभी भी वही कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो तो एक मोहरा है आगे बैठा हुआ, तो पीछे उसके बैठे हुए हैं वही लोग जिन्होंने सर्द जंग लड़ी थी, और वो अब भी सर्द जंग के हवाले से अपनी ताकत का जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए वो इधर से उधर, उधर से शतरंज का गेम खेलते रहेंगे। और इससे हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा कि पर्शियन गल्फ के या गल्फ के खलीज के जो ममालिक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो यही है कि वो आपस में अपने इख्तिलाफात कम करें। आपस में, क्योंकि
खलीज के ममालिक अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, और नतीजा ये होगा यही बड़ी ताकतें बाहर से आपको एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। अपना मफादात हासिल, जी जी, हमारे लिए भी चैलेंज यही है, बिल्कुल हमें भी ये चीजें ख्याल रखना होगा। हमें इन सारे मसाइल से, जहां जहां आग लगी हुई है, हमें आग के शोलों से बचना है। बस ये हमारा चैलेंज, पाकिस्तान का चैलेंज अफगानिस्तान के हवाले से है, इसी तरह गल्फ में जो कुछ हालात हैं उसमें भी कभी अब हमारी नई हुकूमत, जो नई क़यादत है, उसने कोशिश ये हमारी होगी कि भी हम सऊदी अरब की मुश्किलात को कम करें, और यमन के हवाले से कोई सालसी का रास्ता निकल आए, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, उससे हमें सबको, सब मुस्लिम वाले को फायदा होगा। और ये हमने सीखना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप भी इसी तरह बटा हुआ था, वहां भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी दूसरी जंग के बाद उन्होंने आपस में बैठकर मुश्तरका तौर पर मैकेनिज्म बनाने शुरू कर दिए जो रीजनल। इसी तरह गल्फ खलीज में भी ये चाहिए, कतई नजर इसके कि इनके अपने इख्तलाफात हैं, उनको एक तरफ रख के बिल्कुल इत्तेहाद करना चाहिए, कंप्रोमाइज अपनी पोजीशन किए बगैर और गल्फ के अंदर एक मैकेनिज्म बनाइए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत मदद कर सकता है अपने तमाम बराबर मुल्कों